एक गंभीर बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही सुमित्रा के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद सुमित्रा ने फूलों की माला बनाने का काम शुरू किया और अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया। सीमा बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो माला बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दे। कल सोमवार है तो माला बनाने का काम थोड़ा ज्यादा होता है। माँ, तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ। मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होने ही वाला है। फिर मैं माला बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपना काम आराम से कर ले, फिर मेरी मदद कर दियो। थोड़ी देर बाद सीमा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता भी अपने ऑफिस से घर आ जाती है और सुमित्रा की दोनों बेटियां मिलकर सुमित्रा के साथ सारी मालाओं का बनाने का काम पूरा करवा देती हैं। तुम दोनों मदद नहीं करती तो सुबह तक भी ये माला बनाने का काम पूरा ना होता। तुम दोनों को भूख लगी होगी तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर देती हूँ। नहीं माँ, तुम सुबह से माला बना रही हो। तुम बैठो, आज का खाना मैं बना लेती हूँ। हाँ माँ, तुम आराम करो। मैं और दीदी मिलकर खाना बनाकर ले आते हैं। कितनी अच्छी बेटियां दी हैं भगवान ने मुझे, लेकिन कल जब तुम अपने ससुराल चली जाओगी तब तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ अपने ससुराल ले जाऊंगी। नहीं दीदी, माँ को तो मैं अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। वैसे भी माँ तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, तो वो मेरे साथ ही रहेंगी। ऐसे ही उन तीनों के बीच हंसी मजाक से प्यार बना रहता है और सीमा और सरिता मिलकर खाना बनाकर ले आती हैं और अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। तभी एक दिन सुमित्रा की बड़ी बेटी सरिता उससे कहती है, माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सुभाष मेरे ऑफिस में मैनेजर हैं। मैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी मंजूरी हो तो मैं सुभाष के परिवार को तुमसे मिलने के लिए अपने घर बुला लूं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा, अगर तू उस लड़के से शादी करना चाहती है तो ठीक है, अगले हफ्ते उनको घर बुला ले, मैं भी उस लड़के से मिल लूंगी। अब अगले हफ्ते सुभाष और उसके घर वाले सरिता के घर आते हैं और दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी भी दे देते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुभाष के साथ सरिता की शादी हो जाती है। सरिता शादी के अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सुभाष के साथ अपने घर आती है। माँ, मैं तुम्हें और सीमा को अपने साथ ले जाने आई हूँ। अभी सीमा की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है और तुम भी कब तक माला बनाने का काम करोगी? सुभाष के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ, तो हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। सरिता की बात सुनकर सुभाष उसे बहाने से हाथ पकड़कर अंदर वाले कमरे में ले जाता है। यह सब क्या बकवास है सरिता? जब तुम्हारी माँ का अपना घर है तो वो हमारे घर में क्यों रहेंगी? और ऊपर से तुम अपनी बहन को भी मेरे घर में ही रखोगी? ये तुम क्या कह रहे हो सुभाष? ये सब तो मैंने तुम्हें शादी करने से पहले ही बताया था। और वैसे भी जब छोटी नौकरी करने लग जाएगी तो वो घर संभालने के लायक हो जाएगी। उसके बाद माँ और छोटी यहाँ आराम से रह लेंगे। बस 1 साल की ही तो बात है। मैं अपनी माँ और बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो फिर तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और इन दोनों को संभालो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही इस बहस को सुमित्रा और सीमा सुन लेती हैं और जब सुभाष और सरिता बाहर आते हैं तो सुमित्रा उनसे कहती है, बेटा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल में रुकना पाप है, इसीलिए हम तुम्हारे घर नहीं रह सकते। और रही बात खर्चे की तो तुम उसकी चिंता मत करो, मैं और सीमा मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और अगले साल तो सीमा की नौकरी भी लग जाएगी, तो दिक्कत की कोई बात नहीं। बाकी तुम्हें जब भी हमारी याद आए तो हमसे मिलने चले आना। लेकिन माँ, अरे क्या सरिता, अब तुम माँ की बात भी टालोगी क्या? अगर माँ को यहीं रहना है तो तुम उसके साथ जबरदस्ती मत करो। अच्छा माँ जी, अब हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अब वे दोनों वहां से चले जाते हैं।
तभी सुमित्रा की छोटी बेटी सीमा उससे कहती है, माँ, शादी के बाद सब कुछ कितना बदल जाता है। मैं कभी भी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी जो तुम्हें मेरे साथ न रहने दे। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। मेरी बच्ची, तू इतनी चिंता मत कर। अभी पहले तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, तू उस पर ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो घर का सारा खर्चा मैं संभाल लूंगी। फिर तुम्हें ये माला बनाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और सीमा की ग्रेजुएशन भी अच्छे नंबर से कंप्लीट हो जाती है और उसके तुरंत बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है और उसे भी अपने ऑफिस के एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो भी सरिता की तरह एक अमीर लड़के से शादी कर लेती है। चलो माँ, तुम अपना सामान पैक कर लो। मैं और अशोक तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। मैं इस तरह से तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अब सीमा अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ दिन बाद सीमा का पति और सास बार बार उसे अपनी माँ को उनके घर पर छोड़कर आने के लिए कहने लगते हैं। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ थोड़े बहुत दिन यहाँ रहेंगी, लेकिन ये तो यहीं आकर बस गई। मैंने इनका ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ, इन्हें इनके घर पर जाकर छोड़ आओ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अशोक? जिस माँ ने बचपन से मुझे पाला पोसा, उसके बुढ़ापे में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं अपनी माँ को यहीं पर रखूंगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। तुम मेरी बात जरा कान खोल कर सुनो। ये घर तुमने मुझे दहेज में नहीं दिया है। मेरा घर है यह, और यहाँ वही रहेगा जिसे मैं इस घर में रखना चाहूंगा। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है अपनी माँ की सेवा करने का, तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। सुमित्रा छिपकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और सबसे अलविदा लेकर अपना सामान पैक करके वहां से लौटकर अपने घर आ जाती है। लेकिन सीमा को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वह हर महीने अपनी माँ से मिलने के बहाने आती और उन्हें महीने भर का खर्चा दे आती। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सुमित्रा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी देखभाल के लिए सीमा अपना सामान पैक करके अपनी माँ के पास रहने के लिए आने लगी। तभी अशोक ने उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो ये इतना बड़ा बैग पैक करके? मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए कुछ दिन उनके पास ही रुकूंगी। अच्छा, और मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर आप हैं, इतने सारे नौकर चाकर भी हैं। देखो, तुम्हें अपनी माँ के घर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे मिलकर आना है तो मिल आओ। जाओ, और शाम को घर आ जाना। क्या मतलब है आपका? यहाँ मेरी माँ बीमार है और मैं बस उनका हाल चाल पूछकर वापस आ जाऊं? उन्हें मेरी सेवा की जरूरत है। अब चाहे आप हाँ करो या ना करो, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। बहुत सुन ली मैंने आपकी बेफजूल की बातें। जैसे आपको अपनी माँ प्यारी है, वैसे ही मुझे भी अपनी माँ बहुत प्यारी है। मैं जा रही हूँ, और जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। यह सब देखकर सीमा अपनी माँ के घर आ जाती है और डॉक्टर से चेकअप करवाकर अपनी माँ को समय पर दवाइयाँ देती है। लेकिन उसे अपनी बड़ी बहन सरिता पर बहुत गुस्सा आता है। मैं नहीं जानती थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएंगी। जब से उनकी शादी हुई है, उन्होंने तो हमारी ओर झांक कर भी नहीं देखा। हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, उनको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तक कि वो तो मेरी शादी में भी बस एक ही दिन के लिए आई थी। पता नहीं था कि एक अमीर लड़के से शादी करके दीदी इतना बदल जाएंगी। बेटा, मेरी सरिता ऐसी नहीं थी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना वे हमसे मिलने, हमारा हाल चाल पूछने जरूर आती। तू एक बार उसके ससुराल जाकर उससे मिल ला, मेरे भी कलेजे को थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अपनी माँ के कहने पर सीमा अपनी बड़ी बहन से मिलने उसके ससुराल जाती है। तभी वह देखती है कि सरिता का शरीर पहले से बहुत कमजोर हो गया है और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे छा गए हैं। दीदी, आप
आपको क्या हुआ? आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? और आप कभी मुझसे या माँ से बात क्यों नहीं करती? और ना ही कभी हमसे मिलने आती हो? सीमा, अच्छा हुआ तू आज मुझसे मिलने आ गई। ना तो आज मेरी सास घर पर है और सुभाष भी बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गए हैं। भगवान ने बहुत सही दिन पर तुझे मेरे पास भेजा है। ऐसी क्या बात है दीदी, बताइए। मुझे लगा था कि पैसों के साथ साथ ये लोग दिल के भी बहुत अमीर होंगे, लेकिन शादी होने के बाद मुझे पता चला कि सुभाष की पहले भी एक पत्नी थी जिनसे उनका तलाक हो गया था, क्योंकि सुभाष शराब पीकर उसे बहुत मारता पीटता था। मैं नहीं जानती थी कि सुभाष ऐसा है। मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करती। शादी होने के कुछ दिन बाद ही उसने मेरे साथ भी वही बर्ताव चालू कर दिया और मेरी सास भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है। और अगर मैं उन्हें कुछ कहती हूँ तो वो दोनों मिलकर मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और तो और मुझे घर से बाहर जाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं छोड़ते, और ना ही मेरे पास कोई फोन है जिससे मैं किसी से बात कर सकूं। तू मुझे अपने साथ यहाँ से ले चल, मैं इस नर्क में अब और नहीं रहना चाहती। सरिता की बातें सुनकर सीमा की आंखों में पानी आ जाता है और वह उसे वहां से लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है। कुछ दिनों बाद सरिता अपने पति के पास तलाक के कागज भेज देती है और उससे तलाक लेकर खुद नौकरी कर कर अपनी माँ का ध्यान रखती है। सीमा भी उन दोनों के साथ ही रहती है। तभी कुछ दिनों बाद सीमा के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सीमा को लेने उसके घर आ जाता है। अपने सासू माँ से अपने बुरे व्यवहार के लिए वह माफी मांगता है और हर महीने उनके पास खर्चे के कुछ पैसे भी भेज देता है। समय समय पर सीमा भी अपनी माँ और बड़ी बहन सरिता से मिलने के लिए आती रहती थी। कुछ महीने बाद सरिता की शादी नीरज नाम के एक अच्छे से लड़के से हो जाती है, जो सरिता के साथ साथ उसकी माँ का भी अच्छे से ध्यान रखता था। मेघा और नेहा दोनों सगी बहनें थीं। मेघा बड़ी तो नेहा छोटी थी। बचपन में दोनों बहनें एक सी लगा करती थीं। दोनों ही पतली भी थीं और सुंदर भी। एक बार की बात है, मेघा बहुत बीमार पड़ गई। कई महीने बिस्तर में रहने के बाद जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगी तो घर वालों ने नोटिस किया कि वो बहुत मोटी होती जा रही है। डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि शायद उनकी बीमारी के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन मेघा की जिंदगी मोटे होते ही बदल गई, यहां तक कि उसकी छोटी बहन नेहा भी उसका मजाक उड़ाने लगी है। यार दीदी, कुछ करो अपने मोटापे का, चलती फिरती हाथी का छोटा बच्चा लगती हो। बोलने की तमीज भूल गई हो क्या? मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मैं जानबूझकर मोटी नहीं हो रही हूं, तुम्हें पता है ना? पता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करो। थोड़ी एक्सरसाइज किया करो, और कुछ नहीं तो मम्मी पापा से बोलकर जिम ज्वाइन कर लो। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा, अब कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। गुस्से में मेघा रसोई में अपनी मम्मी के पास चली जाती है। उसकी मम्मी उसे गुस्से में देखकर समझ गई कि अब फिर दोनों बहनों की आपस में झड़प हुई है। मेघा, हर बात का बुरा मत माना करो बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन? आपको पता है आपकी लाडली मुझे हाथी का बच्चा कह रही है? अच्छा, उसने ऐसा कहा? ठहरो, मैं उसकी अभी खबर लेती हूँ। मम्मी नेहा को बुलाती है और उसे बहुत डांट लगाती है, लेकिन नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेघा को चिढ़ाकर घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाती है। मेघा बाहर खेलने भी नहीं जाती थी, क्योंकि अधिकतर लोग उसे मोटी मोटी कहकर छेड़ते थे। अगले दिन स्कूल में, नेहा, तुम्हें मैंने डांस के लिए सेलेक्ट किया है। मैम, मेघा को नहीं लिया इस बार? नहीं नहीं, उसे नहीं लिया। मुझे नहीं लगता कि वो अब इतना अच्छा डांस कर पाएगी। माना बहुत अच्छा डांस करती थी वो, लेकिन अब शायद नहीं। उसे अपना वजन कम करना होगा। ओके मैम। मेघा डांस में बहुत अच्छी थी, लेकिन मोटा होने के कारण उसे टीचर ने डांस में नहीं लिया। यहाँ तक कि अब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते कि वो उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, और इसी बात ने धीरे धीरे उसके अंदर निराशा की भावना को जागृत कर दिया। वो धीरे धीरे अपने दोस्तों से कट कर रहने लगी और अकेले में बैठे हुए कुछ न कुछ सोचती रहती है। रिश्तेदार जब भी घर आते तो हमेशा नेहा की तारीफ करते और मेघा के मोटापे पर तंज कसते। अरे भाभी, अपनी मेघा को थोड़ी डाइटिंग कराओ। अभी तो फिर भी 12वीं में है, लेकिन आगे देखो, इसकी शादी करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं दीदी, सब जगह दिखा लिया है लेकिन कोई हल ही नहीं निकल रहा है। और अब तो मेघा इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि खुद से कुछ करना भी नहीं चाहती।
तो समझाओ भाई, लड़की की जात है, मेरे तो कहने का फर्ज था, बाकी तुम जानो। तभी मेघा के पापा घर आ जाते हैं। लगता है मेरे भाई को बुरा लग गया। अरे भाई, मैं तो बस उसकी शादी को लेकर टेंशन में थी, इसलिए बोल दिया। मेघा के पिताजी गर्दन हिलाते हुए मेघा के कमरे में जाते हैं। मेघा तकिए में मुंह देकर रो रही थी। वो जाकर अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं। देखो बेटा, इस तरह तुम लोगों को और कहने का मौका दे रही हो। तुमने कोई गलती नहीं करी है, बस तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम पतली नहीं हो सकती, इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलो और अपने ऊपर थोड़ा काम करो और इन लोगों की जबान बंद कर दो। पापा, स्कूल में सब टीचर्स भी मेरा मजाक उड़ाने लगी हैं। पहले मैं कितने खेलों में भाग लेती थी, डांस में भाग लेती थी, और अब मुझे कोई भी इवेंट में नहीं लेना चाहता। कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं लेना तो मत ले, लेकिन तुम इन सब चीजों की प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। मेघा के पिताजी उसे बीच बीच में समझाते रहते थे, लेकिन आसपास के माहौल का मेघा के ऊपर इतना प्रभाव पड़ने लगा कि वो बिल्कुल कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। एक दिन उसकी बुआ के बच्चे घर आते हैं और वो सब बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें मेघा जाने से मना कर देती है। फिर अपनी माँ के बहुत समझाने पर आखिर में वो सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, घूमने वाली जगह पर। मेघा दीदी के लिए देख लो भाई, मैं तो इसको बिल्कुल भी हाँ नहीं कहूंगी। इनका वजन बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें उस झूले पर झूलना चाहिए। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेघा भी झूले में झूल सकती है, अब इतनी भी मोटी नहीं है। रहने दो भाई, मेघा दीदी को रहने दो, वो हमको उनको कोई ऐसा वैसा झूला दे देंगे। मेघा उन सब का मुंह देख रही थी। आखिर में उससे रहा नहीं गया और वो गुस्से में बोली, क्या बातें कर रहे हो तुम सब मेरे बारे में? मेघा ये नहीं कर सकती, मेघा वो नहीं कर सकती। क्या तुमने कभी मेघा से पूछा कि मैं ये काम कर लूंगी या नहीं कर लूंगी? माना कि मैं मोटी हो गई हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं तुम लोगों की सोच के मुताबिक जीना छोड़ दूं? तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है? नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो चाहूंगी मैं वो करूंगी। मुझे जो झूला झूलना है मैं उसी पे ही झूलूंगी, समझे तुम लोग? मेघा गुस्से में वहां से चली जाती है और एक टिकट लेकर उसी झूले पर झूलती है जिसके लिए वो सब मना कर रहे थे। इतना सुनने के बाद उन्हें भी मनी मन एहसास हो रहा था कि शायद उन्होंने मेघा के बारे में ज्यादा बोल दिया है। देखते ही देखते 3-4 साल भी बीत जाते हैं और दोनों बहनों की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मेघा बहुत कोशिशों के बाद भी पतली नहीं हो पाई, यहाँ तक कि अब उसकी माँ बहुत चिंता करने लगी थी। 1-2 साल और ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सबको नेहा की शादी की चिंता सताने लगती है। जो भी मेघा को देखने आता वो नेहा को पसंद करके चला जाता। सुनो मेघा के पापा, देखो हम मेघा के चक्कर में नेहा की उम्र भी बढ़ा रहे हैं, क्यों ना नेहा की शादी पहले कर दे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हम लोगों को अब नेहा के बारे में सोचना होगा। इस बार जो भी रिश्ते वाले आए और नेहा को पसंद करें तो हम हाँ कर देंगे। यहाँ तक कि अब मेघा ने भी बोल दिया था कि आप लोग नेहा के लिए रिश्ता देख लो। मेघा ने अपने लिए अब एक नया काम ढूंढ लिया था। वो खाना बनाना सीख रही थी, बेकरी का काम सीख रही थी। नेहा को देखने वाले आ जाते हैं और वो नेहा को पसंद भी कर लेते हैं। मेघा दीदी, क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? आपसे पहले मेरी शादी हो जाएगी। मम्मी पापा दोनों को ही तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ पतली लड़कियों को ही शादी करने का अधिकार है। मोटी लड़कियों को देखकर लड़के ऐसे ही मुंह बनाते हैं जैसे कि वो उनके घर का पूरा राशन खत्म कर देगी। प्लीज दीदी, आप बुरा मत मानो। बचपन की बातें बचपन की थी, लेकिन अब मुझे आपके लिए फिक्र हो रही है। मेघा उसे गले लगा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत दुख था। कुछ दिनों बाद ही नेहा की शादी हो जाती है और मेघा घर में अकेली थी। वो अपने पापा से कहकर अपनी छोटी सी बेकरी शॉप खोल लेती है। सब लोगों को उसका काम बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि थोड़े ही समय में उसके हाथों के बने हुए केक, पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह बहुत फेमस हो जाते हैं। उसकी बहन नेहा भी अपने ससुराल में अच्छी तरह सेट हो जाती है। नेहा की शादी की पहली सालगिरह थी। उसने अपने घर वालों को भी इनवाइट किया हुआ था। मेघा उसके लिए बहुत सुंदर केक बनाकर ले जाती है। वहीं उसके ससुराल में उसके पति के दोस्त भी वहां पर आए हुए थे, जो मेघा को देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तेरी साली तो बहुत मोटी है। मैं तो सोच रहा था कि शायद नेहा भाभी जैसी ही कोई पतली और सुंदर होगी तो मैं अपने घर वालों से बोलकर बात चलाऊं, लेकिन ना बाबा ना, ये तो चलता फिरता एलिफेंट है। हाँ यार, बिल्कुल। वहीं कोने में बैठा हुआ नेहा के पति की मौसी का लड़का सुमित उन सब की बातें सुनने के बाद मेघा की तरफ देखता है। मेघा बड़े ध्यान से अपने लाए हुए केक को सजा रही थी, सारी चीजें तरकीब से रख रही थी, यहाँ तक कि वहां पर आने जाने वाले लोगों से बड़े प्यार से मिलजुल रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। मैं देख रहा हूँ तुम काफी देर से मेघा जी के बारे में पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। बड़ी हैरानी की बात है कि आज के जमाने में लड़के होकर तुम्हें तो उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उनके काम की प्रशंसा करनी चाहिए। क्या तुम लोग जानते हो जो तुम्हारी प्लेटों में पेस्ट्री और केक रखा है, जैसे खा खा कर तुम उंगलियां चाट रहे हो, चटकारे ले रहे हो, ये सब मेघा जी ने बनाया है
उनकी बेकरी आज कितनी फेमस है। क्या वाकई में ये सब कुछ इन्होंने बनाया है? फिर तो मानना पड़ेगा। सॉरी, हमसे गलती हो गई। सॉरी मुझसे नहीं, आपको मेघा जी से मांगनी चाहिए। मौसी के लड़के के मुंह से मेघा की इतनी तारीफ सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए लड़के, जो अब तक मेघा के मोटापे को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे, अचानक से ही उनकी आंखों में मेघा के लिए इज्जत आ गई और उन्हें अपनी कई बातों पर शर्मिंदगी हुई। तो सब लोग इकट्ठा होकर मेघा के पास गए और मेघा को सारी बात बताकर सॉरी कहने लगे। इट्स ओके, मुझे अब इन सब बातों की आदत हो गई है। लेकिन एक बात और है, आजकल लोग मुझे मेरे मोटापे से नहीं बल्कि मेरे काम से मुझे जज करते हैं। अब मुझे कोई मोटे होने का ताना नहीं देता। बिल्कुल, हम मान सकते हैं। आपके हाथ का बना हुआ केक वाकई लाजवाब है। मैंने आज तक ऐसा केक नहीं खाया। अब हम तो आपके केक के फैन हो गए हैं। मेघा सबको थैंक यू बोलती है। मौसी के लड़के को भी अच्छा लगता है। उसके बाद वो अपने घर वालों से मेघा के लिए बात करता है। वहां पार्टी में सब लोगों के मुंह से मेघा की तारीफ सुनकर उसकी माँ तो पहले से ही मेघा को अपनी बहू बनाने के सपने देख चुकी थी, लेकिन बेटे की रजामंदी जानकर वो और भी खुश हो जाती हैं और मेघा के घर रिश्ता लेकर चली जाती हैं। और फिर कुछ समय बाद मेघा की शादी सुमित के साथ हो जाती है और उसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।